पार्ट बी, ठीक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम यूनिट 2 पर हम बात यहाँ करने वाले हैं। यूनिट 2 में आपको क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC दिया हुआ है, ठीक, उसका गठन एंड कार्य। बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ा भी है आपने, इसमें काफी डिटेल में आप जा सकते हैं, बट अब आपके सामने एग्जाम है, टू द पॉइंट रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर होने वाला है साहब जी। ठीक, क्या है साहब जी ये? MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके बारे में बात हो रही है। गठन कब का कहलाता है? 1 नवंबर 1956 का गठन कहलाता है, यानी कि जैसे ही राज्य का गठन हुआ उसी समय इसका भी गठन होने वाला है साहब जी। ध्यान देने वाली बात है, इसका जो गठन किया था वो कहलाता है आपका मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि देखें तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। एक अधिनियम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये पास हुआ था साहब। इसके तहत कई राज्यों का निर्माण हुआ था 1956 में। लंबी चौड़ी कहानी है, जब अपन देखेंगे साहब जी 1947 में कमीशन बनता है, इसके धर कमीशन बनता है, 1948 में JVP समिति बनती है, उसके बाद में जाके 1952 में आंध्र प्रदेश में पृथक राज्य को लेकर के आंदोलन होता, पट्टालू रमल्लू इत्यादि जी जो थे आंदोलन वगैरह करते हैं। आंदोलन के अनशन के दौरान में उनका निधन हो जाता है, ये घटना घटित होती है, दंगे भड़क जाते हैं वहां पर। यही वजह की सरकार को एक पुनः 1953 में एक आयोग गठित करना पड़ता है, जो कि किसके लिए था कि बोले इस प्रकार की जहां जहां राज्यों में अलग पृथक राज्य को लेकर के मांग हो रही है, पुनर्गठन को लेकर के मांग हो रही है, तो हमको वो गठित करके देना है साहब। तब बना था आपका फजल अली आयोग। कौन सा बना था? फजल अली आयोग। बहुत ही खास कहलाता है, 1953 का कहलाता है साहब, बाद में संसद से ये पास होगा। फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, ये ध्यान देने वाली बात है। हृदयनाथ कुंजरू, KM पन्नेकर, ठीक, एंड हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। त्रिसदस्यीय आयोग बनने वाला है। बाद में जब संसद के द्वारा इसको पास किया जाएगा तो यही राज्य पुनर्गठन अधिनियम करके कहलाएगा। 1955 में सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, ये वाला आयोग, ठीक है। सबसे पहला भाषाई आधार पर बना राज्य बोले सर आंध्र प्रदेश बना, उसके पश्चात में कई राज्यों का गठन किया जाएगा, उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए संसद ने अधिनियम पास किया 1956 में, एक साथ कई राज्य बना और फाइनली 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश जमाने अस्तित्व में आते हैं। उनमें से एक राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश भी था, ठीक। पॉइंट नंबर 1। इतनी कहानी बताने का आशय आपको यहाँ पर यह है कि एक बार इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा, कौन से सेक्शन के सब सेक्शन के तहत MP में MPPSC का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, इसकी धारा 118 अंडर सेक्शन 3 बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ चुका है MPPSC ने ही इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2020 का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं बना हुआ था, ठीक। तो ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट उसमें जो देखने समझने वाली बात है वो ये चीज है कि इसमें जब इसमें गठन हुआ, ठीक, तो किन उद्देश्यों को लेकर के क्या कैसा स्वरूप था। अब इसके आगे का सेक्शन को अपन पॉलिटी वाइज भी देख सकते हैं आप। प्लस इसमें एक बात और गौर करना कि देखिए ये है तो पॉलिटी का सेक्शन, ठीक, लेकिन उसको पूछा गया है MP के संदर्भ में। यह अपने आप में कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आएंगे। यानी कि आप कितनी धुरंधर हो पॉलिटी वगैरह को लेकर के, सारी चीजें आपने भले ही कितनी क्या पढ़ के रखी हो, क्वेश्चन मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु अपने आप में बनता, तो इन पर हमको थोड़ी सी नजर बनाए रखनी पड़ेगी साथ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें अति महत्वपूर्ण चीज है वह ये कहलाने वाली है कि साहब जो लोक सेवा आयोग है, चाहे केंद्र के लिए हो प्लस राज्य के लिए हो, इसकी बात संविधान में कही गई है। कहां पर कही गई है? संविधान में कही गई है। संविधान का कौन सा वाला भाग? बोले सर भाग 14। कौन सा भाग? भाग 14। आर्टिकल कौन सा नंबर का कहलाता है? तो
315 से लेकर 323 तक आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, संघ लोक सेवा आयोग प्लस राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आपको प्रावधान दिए हुए हैं। इसके तहत ही गठित किया गया था मध्य प्रदेश में भी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक ही जगह पर दोनों बातें आपको दे दी गई हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अलग दिया है और एमपीपीएससी आपको संविधान में अलग दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों को ही एक साथ समाहित किया गया है। इसमें एक और समझने वाला बिंदु आपके लिए यह भी हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूपीएससी अपर बॉडी है और इसके अधीन आने वाली बॉडियां हैं स्टेट के पीसीएस कमीशन या पीएससी जैसी बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये बात ध्यान रखो। इसका मतलब यह है कि इसके अधीन आने वाली बॉडी नहीं है, ठीक। दोनों ही सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं। इसका मतलब दोनों ही समान बॉडी हैं, कोई किसी के अधीन नहीं आता। एमपीपीएससी सीधी बात है यूपीएससी के अधीन नहीं आता है। सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लेना, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि क्या एमपीपीएससी हमेशा अपनी रिपोर्ट उठा करके यूपीएससी को भेजता है, बोले ऐसा कुछ नहीं है सर, उसके अधीन काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक अलग स्वतंत्र बॉडी है, यह एक अलग स्वतंत्र बॉडी है। दोनों के बारे में संविधान में दिया हुआ है, इसका मतलब है दोनों ही कैसी बॉडी कहलाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाई। मामला क्लियर है अपन को, ये इसमें बिल्कुल भी अपन को गलती नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन इन पे रिलेट करके पूछ लिया जाता है। आजकल कथन कारण में क्वेश्चन आ रहे हैं। पीएससी ने 2020 समथिंग में इस पर कथन कारण में क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है नहीं है। इस पर क्वेश्चन फिर आएगा, आप पहले से दिमाग में चढ़ा लो। इसका मतलब है ना केवल फैक्ट्स बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, अति आवश्यक बिंदु अपने आप में कहला जाता है, ठीक। तो संविधान के प्रावधानों के तहत दोनों ही बॉडी बनी, इसका मतलब दोनों ही कैसी बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करके कहलाती हैं। कब से अस्तित्व में आया है, तो साहब 1 नवंबर 1956 से ही अस्तित्व में आया। भारत में यदि हम बात कर लें अलग से संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान कौन से वर्ष में कब क्या निकल करके आता है, तो अपन देखेंगे भारत में सिविल सर्विसेज के लिए 1924 में, 1923 कह लीजिए, वहां से शुरुआत होती है। एक कमीशन बनता है, ठीक, ली कमीशन करके कहलाने वाला है। वो रिकमेंड करता है, कौन सा कमीशन, ली कमीशन करके कहलाएगा, ठीक है। पूछ लेगा कभी को, तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। वो रिकमेंड करेगा बाद में आने वाले टाइम पर, ठीक। ये पूरी पूरी घटना चलेगी 1924 से लेकर के 26 तक चलेगी ये घटना, ठीक है। बाद में इस चीज को ही अप्रूव्ड किया जाएगा 1935 के एक्ट में, 1935 के अधिनियम में। रीजन ये था कि 1935 के अधिनियम में एक बहुत ही खास प्रावधान जोड़ा गया था, संघ वाला। जो संघ वाला प्रावधान है वो 1935 के एक्ट में आने वाली बात है। वहां पर बार बार एक फेडरल के बारे में बात कही जाएगी, संघीय वर्ड बार बार यूज किया जाएगा साहब, इस पर भी क्वेश्चन आया इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। उसके साथ ही साथ अनेक राज्य भी यहाँ पर स्वायत्ता प्राप्त कर जाते, पूरी तरह से द्वैध शासन हटा दिया जाता है, जो कि 1919 के एक्ट में लगाया गया, 35 में वो राज्यों से हटा दिया, तो वो भी स्वतंत्र रूप से काम करने लग जाते हैं। तो कई राज्यों में आयोग गठित किए गए थे, ठीक। वो मुद्दा आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल में, फंक्शन करना स्टार्ट होने वाली बात है। ले दे करके अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, यानी एमपीपीएससी के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो फाइनली 1 नवंबर 1956 को इसका गठन कहलाएगा। गठन किसके धारा से हुआ है, तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम करके कहलाता, उसकी धारा 118 अंडर सेक्शन 3 जो आपको बताई गई बात ध्यान रखना, पूछ देगा कभी को। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय तो इंदौर में है। इंदौर में एक खास जगह कहलाती है रेसिडेंसी एरिया, रेसिडेंसी एरिया शिवाजी चौक, उसके आगे अपन देखेंगे, ठीक, पार्क, वहां पर प्लेस कहलाता है रेसिडेंसी एरिया। क्यों बता रहा हूं, क्यों आपको नहीं कह रहा हूं कि साहब केवल इंदौर बस ध्यान रख लो, ठीक, इसलिए कह रहा हूं कि आजकल एक नई प्रवृत्ति देखने के लिए मिल रही है। वो प्रवृत्ति यह है
कि क्वेश्चन को डिस्ट्रिक्ट वाइज ना पूछ के उनकी तहसील या उनके खास प्लेस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाता है, बोले साहब कलचुरी साम्राज्य जो था मध्य प्रदेश का, उसकी राजधानी, उसकी जो नींव पड़ी थी वो कहाँ पर पड़ी थी, बोले जबलपुर। ऑप्शन में जबलपुर नहीं मिलेगा, वो तेवर या त्रिपुरी आपको देंगे। ठीक, पहले पूछा जाता है क्वेश्चन कि बोले साहब जी तानसेन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बोले सर ग्वालियर। ऑप्शन में ग्वालियर गायब रहेगा, तहसीलों के नाम दिए होंगे आपको वहां पर, तो वहां बच्चे कई बार फंस जाते हैं। तो बोले साहब कौन सी है, तो बोले बैहट। तो आपको स्पेसिफिक वर्ड याद रखना पड़ेगा। कई बार घुमाने के लिए विद्यार्थियों को हो जाता है कि इस तरह से ऑप्शन दे दें। रेसिडेंसी एरिया कहाँ की बात है साहब जी, इंदौर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ मुख्यालय होने वाला है। प्रथम अध्यक्ष जरूर देख लेंगे अपन, वर्तमान वालों को अपन जरूर देख लेंगे, फिर आने वाले हैं संवैधानिक प्रावधान। डीबी रेगे सर, ये सबसे पहले अध्यक्ष होने वाले हैं। ठीक, वर्तमान में मेहरा सर हैं, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक, करंट वगैरह के साथ में आपने उनको अपडेट करके रखा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। यह अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप इस बात से परिचित हैं। ठीक, तो इसमें जो मेंबर्स होते, सदस्य, उनके पद स्वीकृत किए जाते, ध्यान देने वाली बात है। यानी कि कितने क्या सदस्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपीएससी में आप देखें, बोले साहब 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक, तो अलग से उसके लिए एक्ट पास किया जाता है, उसके तहत स्वीकृत किया जाता है। तो भारत सरकार वाला जो यूपीएससी, उसमें कितने, 10। ठीक, इसी प्रकार से बोले साहब मध्य प्रदेश वाला जो पीसीएस है या पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए कितने पद स्वीकृत किए गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मिलाकर के कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, 5 पद स्वीकृत किए गए हैं। एमपी का वैसे भी कीवर्ड 5 होता है। ठीक, कभी को क्वेश्चन आए और आपको डिजिट वाइज पूछा गया, नहीं बन रहा, तो उठा करके 5 लगा के निकल लेना, शायद आपका आंसर अधिक संभावना के साथ में सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में, ये क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद आ रहा है। बहुत विद्यार्थी गलत करके आए थे, 4 लगा दें, 3 लगा दें, 6 लगा दें, 5 लगा दें, इस तरह से करके हो गया था। पद स्वीकृत किया, कभी को यूपीएससी पूछ लेंगे आपसे उठा करके 10 जो पद स्वीकृत करके कहलाने वाले, इन बात को ध्यान, पद स्वीकृत हो गए भाई। ठीक है, नियुक्ति, नियुक्ति क्या, क्यों, कैसे, ध्यान देने वाली बात है। राज्य सरकार, राज्य सरकार के परामर्श पर राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। यानी करते कौन है, बोले राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन वो खुद ही कोई नाम सजेस्ट नहीं कर देते हैं और खुद ही सारी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार सहमति देती है। ठीक, निवेदन करती है कि सर इनको हम बनाना चाह रहे हैं साहब, उनको नियुक्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी अकेले आपके हाथ में नहीं है, अकेले आपके हाथ में नहीं। ऑफिशियल वे में जो उनकी नियुक्ति संबंधी पत्र जारी होना है, वह राज्यपाल महोदय के नाम से ही जारी किया जाता है, या अंतिम रूप से नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल महोदय करते हैं, इस बात को क्लियरली। ठीक, और ना केवल एमपीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, बल्कि एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, उनमें से मैक्सिमम एग्जामों में जो भी नियुक्तियां होने वाली व्यक्तियों की, वो भले ही राज्य सरकार करे, पर अंतिम रूप से सिग्नेचर, फाइनल अप्रूवल किसका होता है, राज्यपाल महोदय का होता है। कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने वाले हैं, राज्यपाल महोदय। आप डीएसपी बनने वाले, राज्यपाल महोदय। अंतिम रूप से एमपीपीएससी केवल रिकमेंड किया जाएगा इनके द्वारा, किसको, राज्यपाल महोदय को। ठीक, कि सर ये बच्चा जो है इसने अच्छे नंबर लाए, इसका नॉलेज अच्छा है। किस आधार पर रिकमेंड करते हैं, किस चीज का यह प्रहरी कहलाता है साहब जी, मेरिट पद्धति का। कौन सी पद्धति, कभी को प्रश्न आए तो मेरिट पद्धति का प्रहरी कहलाता है। अर्थात मेरिट पद्धति के आधार पर विद्यार्थियों की रिकमेंडेशन, कैंडिडेट की, प्रतियोगियों की रिकमेंडेशन वे राज्यपाल महोदय को देते हैं कि सर ये बंदा जो है ये मेरिट में आया है, जो पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग इसको आप नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय के हाथ में दोनों तरीके हैं, चाहे तो वो मना कर दें, प्राय ऐसा होता नहीं है कि वो मना करें। 99.99 इस बात की संभावना है कि साहब उसको अप्रूव किया जाता है। कभी को कोई मामला फंस जाए, कभी को कोई नया विवाद या कोई ऐसी चीज आ जाए,
तो बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन में उस चीज को रद्द किया जाता है, यानी नियुक्तियां ही रद्द हो जाती हैं। ये सभी राज्यों में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, अन्य राज्यों में भी है। एक दो जगह ऐसा हो चुका है पूर्व में भी, है ना। आगे बढ़ेंगे तो फाइनली बात यह है कि नियुक्ति बाय राज्यपाल महोदय इनके द्वारा की जाती है। कितने क्या सदस्य, बोले 5 सदस्यों का प्रावधान करके दिया हुआ है, अपन ने देख लिया। कार्यकाल 6 62 वाली बात ध्यान रख लेना, 6 62 आयु सीमा होती है। अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार के ही हाथ में होता है प्रायः कि अध्यक्ष के लिए क्या नियुक्त करना है, लेकिन उसके बावजूद भी यह चीज है कि एक पद्धति ही चली आ रही है, या प्रथा बन गई कहना चाहिए, परंपरा बन गई कि जो एज वाइज सीनियर होगा उसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो सीधी बात है कि सीनियरिटी के आधार पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, परंतु ये कोई अंतिम बात नहीं है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, ना केवल एमपीपीएस में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अंतिम बात नहीं है। हो सकता है कि सीनियर ये बंदा हो, कोई अन्य है वो उनसे जूनियर है, उनको उठा करके अध्यक्ष महोदय बना दिया जाए, ऐसा भी संभव है। यह राज्य सरकार के हाथ में होता है। सेम सेंटर पर भी अपन देख रहे हैं, राज्य सरकार है राज्यपाल महोदय के हाथ में। सेम यही चीज अपन देखते हैं न्यायपालिका में भी, अपन देखते हैं जब चीफ जस्टिस वाले मामला आता है तो उसमें भी सीनियरिटी को नजरअंदाज करके किसी अन्य को, उनसे 1 2 3 रैंक जूनियर व्यक्ति को भी ताकि चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। यह भी हमने देखा हुआ है, ठीक है, और कोई एक आध बार नहीं, कई बार। वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब यह है कि सब जगह वो नियम एक से ही लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है, रीअपॉइंट क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है? आंसर है नो, ठीक। इस बात को ध्यान रखना कि साहब पुनः आप नियुक्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं। उस ही राज्य में किसी अन्य राज्य में आपको शिफ्ट कर दिया जाए, यह संभव है, परंतु वहां पर पद में वृद्धि होनी चाहिए। पद में वृद्धि, यानी यहां पर अपन सदस्य हैं, ठीक है, तो अपना कार्यकाल हो गया समाप्त, तो अपन उसी राज्य में अगली बार सदस्य नहीं चुने जा सकते। पॉइंट 1, कार्यकाल समाप्त हो गया इसलिए अध्यक्ष भी नहीं चुने जा सकते। अब आपको किसी अन्य राज्य में जरूर नियुक्त किया जा सकता है। जब किसी अन्य राज्य में नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर एज अ मेंबर नहीं बल्कि एज अ अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। प्रदीप जोशी जी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश में सदस्य, लोक सेवा आयोग सदस्य, अध्यक्ष, ठीक, ये चीज हमने देखी। बाद में वही छत्तीसगढ़ में भी लोक सेवा आयोग में एज अ अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति है, सदस्य नहीं अध्यक्ष। और बाद में वही फिर यूपीएससी में एज अ मेंबर के रूप में, और फिर बाद में अध्यक्ष भी बनते। तो एक बहुत ही खास एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, आप उनका उठाकर देख लेना। काफी कुछ बातें आपको एक इमेज और एक उनकी स्टोरी के माध्यम से काफी क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। वरना नियमों को आप पढ़ते रह जाओगे, लक्ष्मीकांत में ढूंढते रह जाओगे, कई चीजें समझ में आएंगी और बहुत कुछ समझ में नहीं भी आएगा। उसी राज्य के संदर्भ में बात करें, पुनर्नियुक्ति के पात्र है तो बोले नहीं है, उसका आंसर सीधी बात तो यह था, ठीक। अगर अपना पद ही त्यागना है तो जिन्होंने अपॉइंट किया है साहब जी, उन्हीं के माध्यम से अपन, यानी त्याग पत्र भी किसको देंगे अपन? राज्यपाल महोदय को अपना त्याग पत्र देने वाले हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें हैं, इस पर एक क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। अच्छे से प्रिपेयर रख लीजिएगा इन बातों को। कई बार 10 बार पढ़े होने के बावजूद भी कंफ्यूजन हो जाता है कि साहब लगाना कुछ था तो लगाकर अपन कुछ आ गए था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब ही कि वेतन संचित निधि पर भारित होगा। इस पर भारित होगा, संचित निधि पर भारित होने वाला है। इसका क्या मतलब है, इस बात से आप सभी लोग परिचित होंगे साहब। कोई प्रश्न है किसी का इतने को लेकर के पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। प्रदीप जोशी जी का इसलिए मैंने आपको कहा जरूर देख लेना उनका रीजन, कई जगह उन्होंने सेवा दी है, एक बेस्ट एग्जाम्पल वो अपने आप में कहलाते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में अपन देखें तो। मध्य प्रदेश से शुरुआत, ठीक, उसके पश्चात में छत्तीसगढ़, उसके पश्चात में आप देखेंगे साहब जी उत्तर प्रदेश, ठीक, पीसीएस के संदर्भ में हम बात करें, और फिर उसके पश्चात में आप यूपीएससी भी देखेंगे। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल कहलाते हैं कि पूरी पूरी इस प्रक्रिया को समझने के लिए कि सर वहां पर इस पद पर रहे, वहां पर अपन ने जब शिफ्ट हुए तो फिर अगले सीनियर पद पर आने वाले हैं, और फिर उसके पश्चात में अपन वहां पर जाने वाले हैं। और भी शॉर्ट में कहा जाए अगर इसी बात को आपको,
तो इसका मतलब यह है कि आप एक राज्य में सदस्य के रूप में हैं, कार्यकाल पूरा हो गया, अगले राज्य, इस राज्य में तो आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती अब दोबारा, किसी दूसरे राज्य में आपकी नियुक्ति डेफिनेटली की जा सकती है, लेकिन किस पद पर? आपको, ठीक, तो अध्यक्ष महोदय के रूप में। अब वहां पर दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग में अपन जरूर आ गए साहब जी, ठीक है। अब अपन जाने वाले हैं यूपीएससी में, ठीक। यूपीएससी में एज भी ज्यादा होती है, 65 होती है। वहां जाने वाले हैं तो भले ही यहाँ अध्यक्ष महोदय वे हैं, और जब वहां जाएंगे तो एज अ सदस्य जा सकते हैं, इस बात को समझिए। और सदस्य बनने के पश्चात में फिर वो सीनियर होते होते अध्यक्ष भी बन सकते हैं, अगर वही कार्यकाल उनका जारी रह जाता और सीनियरिटी उनका नंबर उनका आ जाता है तो। इसलिए मैंने कहा कि वो वाला एग्जाम्पल थोड़ी सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्याग पत्र के बारे में यदि हम बात करें तो राज्यपाल महोदय को जिन्होंने नियुक्त किया वही हटा सकते हैं। वेतन भत्ते इत्यादि के संदर्भ में बात करें हम, वेतन भत्ते तो क्या होते हैं साहब जी? संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड जो फंड कहलाने वाला है उस पर भारित होते हैं, ठीक। दो बहुत ही फेमस फंड करके कहला, 2 से 3। संचित निधि 266, ठीक। लोक लेखा खाता बोले भारत सरकार बोले 266 अंडर सेक्शन ए, ये सब प्रोविजन है, थोड़ी सा ध्यान रख लेना। तीसरा कंटिजेंसी, ठीक है, 267 के संदर्भ में हम बात करते हैं, आर्टिकल थोड़ी सी याद होने चाहिए। संचित निधि पर भारित होते, कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल शॉर्ट में था। इसका मतलब यह है कि एक बार उनकी नियुक्ति हो गई साहब जी, ठीक है, तो उनके जो भी व्यय हैं आयोग के प्लस मेंबरों का वेतन भत्ते इत्यादि वगैरह, उस पर कोई सी भी सरकार बजट इत्यादि के दौरान कटौती नहीं कर सकती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका मतलब यह होता अलाभकारी, नॉन प्रॉफिटेबल के संदर्भ में, इसका मतलब है कि मान लीजिए वेतन 100 रुपया है, एक उदाहरण दे रहा हूं, नहीं है 100 रुपए पर उदाहरण, तो वेतन में कमी की जा सकती? बोले नहीं की जा सकती, क्योंकि अलाभकारी होगा साहब जी, कम कर रहे हैं आप। वेतन में वृद्धि की जा सकती क्या? बोले यस, ये की जा सकती है। क्लियर? और एक बार जो बढ़ गया तो फिर आप उसको वापस घटा नहीं सकते साहब जी, ये उसका मतलब कहलाता है। दूसरी बात, जो भी उनके व्यय हैं उनको आप रोक नहीं सकते, वो तो आपके जाने ही जाने हैं, और वो सीधा पैसा कहाँ से आएगा? संचित निधि से आएगा साहब। मुद्दे की बात तो ये, सरकार बजट इत्यादि कोई भी चीज के माध्यम से उनको कम नहीं कर सकती। यह प्रावधान क्यों किया जाता है? ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, अर्थात उनके कार्य को कोई भी नई पार्टी की सरकार या कोई भी पार्टी की सरकार जो नई सरकार के रूप में आ रही है वह प्रभावित ना कर सके, वे स्वतंत्र रूप से तटस्थ होकर के अपना कार्य कर सकें, कोई भी उन पर दबाव इत्यादि ना डाल सके, इसलिए यह प्रावधान किया जाता है साहब जी, ठीक। तो जो भी वेतन भत्ते व्यय इत्यादि वगैरह हैं वह किस पर भारित हैं? संचित निधि पर भारित होने वाले साहब जी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि यदि सदस्य को हटानी है तो हटाने की प्रक्रिया, यदि हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम बात करें, ध्यान देने वाली बात है कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें 2 लोग समाहित हैं, राष्ट्रपति महोदय प्लस उच्चतम न्यायालय की जांच। इस बात को समझिए, यानी हटाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन उसके पहले जांच कौन करेंगे? ये कि साहब जो आरोप उन पर लगे हैं, ठीक है, वे आरोप सही है कि नहीं, जांच करेंगे। अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को देंगे कि सर जो आरोप लगे वो बिल्कुल सही है, ठीक। उसके पश्चात में अगला कदम कौन लेंगे? राष्ट्रपति महोदय लेंगे, तब फिर हटाया जाएगा। कंपैरेटिवली उसको बहुत अच्छे से देख लो, नियुक्ति जब की थी तो राज्यपाल महोदय ने की थी, आपने देखा कि नियुक्ति जब की थी तो वो किसने की थी? पिछले पेज में राज्यपाल महोदय ने, है ना। जबकि हटाया जब है तो वह काम किसने किया हुआ है? राष्ट्रपति महोदय। इस मामले में गलती मत कर देना, आते हैं क्वेश्चन। पीएससी और पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे वो राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा इत्यादि हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हो, और आपका ये वाला असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला एग्जाम हो, पेपर अच्छे लेवल पर आएगा साहब। और मैं आपको साफ बता दूं, पीएससी से हायर लेवल पर आने वाला है,
पीएससी से उसका स्तर ऊपर रहेगा, पहले से ही ऊपर है। माइनस मार्किंग काट तो पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा जो कहलाती है ना राज्य सेवा, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, इसमें माइनस मार्किंग भी है। और पेपर का स्तर जो होगा काफी डेप्थ में होना चाहिए, कथन कारण वाले क्वेश्चन थोड़ी से ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स वगैरह में जैसे अपन फैक्चुअल पढ़ के काम कई बार चल जाता था, अब तो वो भी नहीं चल पा रहा है कईयों का। मार्केट में उपलब्ध ट्रेडिशनल जो बुक्स वगैरह हैं, बोले अपन ने 4-6 खरीद लिया और रट्टा मार के पहुंच जाते थे। अब काम नहीं चल रहा, अब आपको ना केवल फैक्ट्स बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। और वो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच प्लस फैक्चुअल दोनों पूछते हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल वे में पूछते हैं। किन प्रकार के क्वेश्चनों में? वो जो कथन कारण वाले आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कि नीचे 3 कथन दिए और बताओ इनमें से कौन कौन से सही हैं या गलत है। उसमें एकाध कोई कथन होता है वह फैक्ट बेस्ड होता है, एक या दो, और अगला जो कथन होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। यानी कुछ फैक्ट्स भी उन्होंने पूछे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पूछे कि समझते हो कि नहीं समझते उस चीज को बहुत अच्छे से, और फिर बताओ इनमें से कौन कौन सी बात सही है। 3 कथन दिए हैं तो जानबूझ कर ये किया जाता 3 में से 2 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा। कभी को इसका उल्टा भी कर दिया जाता है कि 3 में से 2 कथन गलत है और 1 सही है, ऐसा भी कर दिया जाता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल अपग्रेड कहलाता है। ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर आता है, अर्थात प्रीलिम्स परीक्षा में या यूपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार का पेपर होता है। चाहे ईपीएफओ वगैरह का एग्जाम हो, चाहे राज्य जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कहलाती उसका। अगर आपको आइडिया लेना है हायर लेवल प्लस माइनस मार्किंग का, तो आप चाहें तो पिछले 2-3 साल के, ठीक, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ज्यादा मत देखना वरना डिप्रेशन आने लग जाएगा, ये भी एडवांस में बता दूं। ठीक, और उसके पश्चात तो मुझसे डिस्कस करना, तो फिर मैं बताऊंगा कि साहब उसको आप जो सोच रहे हो उस पजल को, आईएएस की पजल को, प्रीलिम्स परीक्षा की पजल को सीधे सीधे बनाओगे तो वो तरीका वैसे काम नहीं आएगा। बहुत टेक्निकल वे में, बहुत सही अथेंटिक सोर्सेज वगैरह से और बहुत अच्छे गाइडेंस में जब आप लगातार रहें, तभी उन क्वेश्चनों को अप्रोच किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अदरवाइज नहीं बना पाओगे इतना कि साहब एग्जाम क्वालिफाई करने के लेवल पर आए। अच्छा गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अपनी बहुत क्लियर होनी ही चाहिए, फैक्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक, तो ये कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत खास प्रवृत्ति रही है, ध्यान देना, जो फैक्ट्स होते हैं प्राय वो आसान होते हैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए। एग्जामिनर आजकल जानबूझकर ये करने लगा कि फैक्ट वाला जो कथन होता है वो गलत वाला दे देते। क्लियर, कि बोले ऐसा ऐसा होता है, बोले हाँ होता तो है, ऐसा होता तो है, लेकिन साहब जी उसका जो डिजिट होगा वो गलत वाला देंगे। क्लियर है, तो जानबूझ के ऐसा किया जाता है, इस बात को समझिएगा। तो वहां फैक्ट्स में भी आपको अपनी पूरी जान, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, पूरी अच्छे से याददाश्त लगानी पड़ेगी। साहब हम क्या पढ़ के आए हैं, ठीक, नहीं समझ में आया समझा देता हूँ। कथन दिया जाएगा बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं, 2 कथन देता हूँ। बोले साहब मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। कथन नंबर 2, उनको हटाने संबंधी जो सिफारिश होती है वह राज्यपाल महोदय करते हैं। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? दोनों कथन ही गलत हैं। फिसल पड़े तो हर गंगे, फिर तो हो गया साहब जी कार्यक्रम। इतने से में स्लिप होगा? क्यों नहीं सर, एक सही लग रहा है एक गलत लग रहा है, इतने से में दोनों को पलटा दिया अपन ने, जानबूझ के दोनों कथन गलत दे दिए। पहचानिएगा वहां पर और रिकॉल करिएगा कि साहब क्या पढ़ा हमने। एग्जामिनेशन हॉल के लिए आज तैयारी करो आप, तो तैयारी ये है, पहली बात आपकी याददाश्त बहुत तेज होनी चाहिए। तेज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप सोचो कि साहब एग्जैक्टली पढ़ रहा हूं मैं, सटीक, मैं नहीं भूलूंगा भूलूंगी, ये यानी यही डेटा है। फिगर्स भी पूछ लिया है, डिजिट्स भी पूछ लिया है, दशमलव के 1-2 अंक पूछे मैं बता दूंगा। इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से पढ़ो, पहली बात तो एग्जैक्ट आपकी याददाश्त हो। दूसरी बात, फास्ट रिकॉल कैपेसिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए आपकी, फटाफट रिकॉल कर सको, हाँ यही था कि नहीं था, तो क्रॉस चेक हो पाएगा साथ ही। नहीं तो ये कि हाँ बोले ऑप्शन दीजिए फिर बता रहे, तो फिर तो हो गया कार्यक्रम, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कथन कारण वाले कोटेशन करके कहलाते हैं, थोड़ी सा समझ जाइएगा। ठीक,
और अभ्यास कराऊंगा, बाकी टेस्ट सीरीज में भी अभ्यास करा दूंगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बताइए, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, है ना, लिख देते हैं कई बार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है, दिए गए कथनों में से, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है, और आपको यहां पर दिया जाने वाला है 1 2 3, फिर यहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है, 3-4 पैटर्न होने लगे हैं इन पर, उसको सीखिए समझिए साहब जी, ठीक है। 3 क्वेश्चन बता देता हूं अभी, तुरंत तुरंत में आप उसको बनाइएगा साहब जी, ठीक है। तो मान लीजिए दिया है कि आपको लोक सेवा आयोग दिया है, क्या दिया है, लोक सेवा आयोग के बारे में कौन कौन से कथन, ठीक। कथन नंबर 1 दे देगा आपको, भारत में इसके गठन हेतु 1925-26 में ये समिति बनी थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पद समाप्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, कोटेशन नंबर 2 हो गया। और कोटेशन नंबर 3 आपको दिया जाएगा, इससे इससे यानी लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 215 से 223 तक दिए हैं। बताएं कौन कौन से कथन सही, फिर ऑप्शन दिए जाएंगे कि साहब कौन कौन से कोटेशन सही हैं, ठीक है। किसी का आएगा, अब ऑप्शन भर के और टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। माइक ऑफ कर लिया करो फटाफट अपनी बात बोल करके, सबसे पहला नियम क्लास का जान लो, ठीक है। आपको चलती क्लास के दौरान में डिस्कशन करने, बातचीत करने की अनुमति मिल रही है, और इतना बड़ा फीचर मिल रहा है, ये आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें किसी का आंसर बोले नहीं सर पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, ऐसा करके किसी का बोले नहीं सर, बोले दूसरा और तीसरा सही है, और किसी का कुछ है ना। चलो तो तो कौन कौन से सही हैं, तो बोले सर जी दूसरा और तीसरा सही है। कोई कह रहे हैं कि बोले सर पहला एंड तीसरा सही है, पहला एंड तीसरा। कोई कह रहे हैं सर कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। कोई कह रहे हैं सर ओनली 2 सही है, ऐसा करके कुछ दिया होगा। तो अब जब इस टाइप से क्वेश्चन बना रहे हो तो इस प्रकार से बनाएंगे। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक ऑफ कर लीजिए। तो ध्यान दो, मैं आपको यही कह रहा था कि साहब देखो कैसे गच्चा देते हो आप, बिल्कुल सीधा सीधे शब्दों में। बोले सर भारत में इसके गठन हेतु कमेटी बनी थी 1925-26 में, तो सीधा आपको लगेगा हाँ बनी तो थी, बनी तो थी। और वहां ली कमीशन देने की बजाय देखो एक्वर्स कमेटी लिखा है, क्या लिख देगा वो, ली कमीशन की बजाय क्या किया है उसने, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले ने आपके लिए धीमा सा सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है। यानी आपसे कहा कि साहब बोलो साल में 365 दिन होते हैं, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ। बोले साहब साल में जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, बोलो हाँ या ना। बोले साल में साहब जी टोटल 53 सप्ताह होते हैं, बोलो हाँ या ना। तो शुरुआत में क्या हाँ हाँ निकलवाएगा, और तीसरे वाले में भी आपकी आदत बन चुकी होगी हाँ, तो आप क्या बोल बैठोगे यस, इतने में तो गया वो। तो शुरुआत का वो क्या करेंगे, जानबूझ के जो सेंटेंस होगा वो कॉमन रखेंगे, जिसपे आप हाँ 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 करते चल रहे हो, लास्ट में ले जाके वो वर्ड बदल देगा। बहुत सचेत रहना, अगर आप
वो माइनस मार्किंग वाला और हायर लेवल वाला पेपर डील करना चाहते हो तो ये तरीका ध्यान रखना। तो पहला वाला कथन सही है कि गलत है? पहला वाला तो गया, इसका मतलब जहां जहां पहला पहला आया था ये वाला भी गया अपना और ये वाला भी गया। ये टेक्निक नंबर 2 है कि पहले ही काट देना कि कौन कौन से आंसर कम से कम नहीं हो सकते। अब इसका मतलब अपन को खेलना कितने के बीच में है यहाँ पर। जिनको ये खेलने का तरीका मालूम है पेपर वो पास करते हैं बड़े आराम से। जिनको ये नहीं मालूम, जो सोच रहे नहीं हम पढ़ के आए और बना लेंगे, तो वो तो भूल जाओ, तो बिल्कुल भूल जाओ। एक से एक पढ़ाकू जो है सबसे पहले फेल होते हैं। बहुत रटंत विद्या वाले माहिर जो होते हैं वो सबसे पहले गायब होते हैं सब। इस बात को समझो, जो अलर्ट रहेगा, ठीक है, जागरूक रहेगा, बिल्कुल साहब कच्चा नहीं खाना अपन को, और साथ ही टेक्निक यूज करेगा। ये सब तौर तरीके जो फंडे बता रहा हूँ और अभी बहुत सारे बताऊंगा। अभी तो मैंने पेपर ही सॉल्व नहीं करवाए। जिनको ये सब मालूम है वो कम में ज्यादा बना लेंगे, जबकि जिनको ज्ञान बस के बल पर वो जा रहे हैं, ज्ञान बस के पहिए के भरोसे जा रहे हैं, उनको ज्यादा मालूम, उसके बावजूद एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक से एक महाज्ञानियों को देखना कि सर बोले इनको तो इतना नॉलेज है कि इनको तो ऑल इंडिया टॉपर होना चाहिए, उसको लास्ट वाली पोस्ट मिलेगी अगर सौभाग्य रहा तो। और जिसको देखोगे कि यार ये तो बहुत कम जानता है, बहुत कम पढ़ा पढ़ी है, बोले अरे ये तो सबसे ऊपर वाली रैंकिंग में आ गए सब। तो मात्र ज्ञान बस आधार नहीं है, कई चीजें लगती हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साहब। वो सारे पैंतरे आपको आना चाहिए कि उस चक्रव्यूह को तोड़ने के कौन कौन से तौर तरीके हैं, घुसने से लेकर उसको अंतिम रूप से भेद कर बाहर निकलने तक में साहब। ठीक, आपको अर्जुन होना चाहिए, ना कि अभिमन्यु। ऐसा मेरा सजेशन है। तो कोटेशन नंबर 1 तो गया। कोटेशन नंबर 2 बीच में दिया था जानबूझ के। देखो यहां पर दिया है जानबूझ के सही, और पहले ही वाला क्या दे दिया आपको, गलत। ये भी टैक्टिक्स होती है पेपर सेट करने की। मैं तो पेपर सेट करने वालों को क्या कहूं अब आपको, है ना, क्या बताऊं, छोड़िए खैर। दूसरा वाला कोटेशन पर आते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो पद समाप्ति है, बहुत सीधा सा लिखना था। उस सेंटेंस को चाहते तो आधी लाइन में लिख सकते थे, पर देखो जानबूझ के घुमा फिरा के क्या लिख सकते थे, बोले आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा हटाया जाता है, या राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। आधी लाइन में लिख सकते थे ना, वो नहीं लिखेंगे जानबूझ के। क्या करेंगे, वो इतनी लंबी लाइन देंगे ताकि तुम यहां से पढ़ना चालू करो, तुम्हारा ब्रेन थक जाएगा लास्ट वहां तक पहुंचते पहुंचते जहां लास्ट में वो कीवर्ड लिखा है। ये टैक्टिक्स होती है साहब जी, उसको ट्रैप करने की, उसको फंसाने की। इतनी लंबी लाइन में लिख कर देंगे वो छोटी सी बात को। इस बात को आप बहुत अच्छे से गौर करना, आईएएस के पेपर जब देखोगे तब आप इस बात को फाइंड आउट कर जाओ, क्योंकि मैं तो वही बैच पढ़ाता रहा हूँ केवल, इसलिए बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ सर। वो आपको इतना लंबा सेंटेंस देंगे कि आप यहाँ से पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। बोले साहब कितना लंबा, बोझल लगने लग जाएगा। बोले ठीक है, आप वहां पर लापरवाह हो जाओगे एंडिंग तक जाते जाते। ब्रेन की भी एक साइकोलॉजी ना हर इंसान की है। जैसे ही हुआ और वही वो कीवर्ड था और गया वो। ठीक, तो ऐसा भी करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर टाइम लगता है। बोले साहब ये सीधी सी बात को कैसा ऑड करके लिखा है, ऐसा नहीं कुछ गलत लिखा है, आपका टाइम भी जा रहा है। वो आपकी योग्यता को चेक कर रहा है साहब। ठीक, तो बोले साहब बात सीधी सीधी भी लंबे सेंटेंस में। बोले पद समाप्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है कि नहीं। बोले हाँ सर की जाती है। इसका मतलब है कोटेशन नंबर कौन सा, 2 सही है, पहला वाला तो गलत है। अब आ जाओ थर्ड, कि आयोग से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद क्रमांक कितने कितने में, 215 से 223 के बीच में दिए हैं। कई यहां गलती कर बैठेंगे, कई यहां गलती कर बैठेंगे, खासकर डिजिट को देखकर। वो 315 है, जानबूझ के देखो उसको क्या लिखा, 215 लिखा है। वो 315 से 323 को जानबूझ कर लिखा गया होगा। और वैसे ही आपको ये क्वेश्चन बिगिनिंग में तो मिलना नहीं है, आप तो अब भी पढ़ रहे हो, पढ़ाते चले जा रहे हो, उसके बावजूद भी गफलत की स्थिति है। तो वहां तो आप 1 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते चले जा रहे, पता नहीं 40 50 60 70 80 किस नंबर पर ये आने वाला है। वहां तक आते आते ये थोड़ी थोड़ी सा थकने की सिचुएशन पे आ जाता है। दबाव भी होता है, सब करना है, बहुत जल्दी करना, अरे टाइम निकल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। माइनस मार्किंग में ऐसा ना हो साहब, रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसा ना हो जुआ खेल रहे हो अपन साहब जी, अपन को लग रहा हो और कट ना जाए नंबर। बहुत सारे दबाव काम कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल को। मैं यही तो कहता हूँ बाली का अवतार होता है, 50% पावर वैसे ही घट जाएगी। तो वहां बीच में जब ये आएगा ना, तो
बहुत संभावना है कि जरा सी अलर्टनेस घटी, जरा सी सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन। इन सब तौर तरीकों को सीखो। ये क्लास में जो आपको हम बता रहे हैं, केवल आप सोचे कि पढ़ बस लोगे, हमने वहां की कोचिंग का कोर्स लिया, हमने वहां की लिया है, उससे काम नहीं बनेगा। जो हम बता रहे हैं, जो तौर तरीके फंडे साहब जी, हम तो उनके बारे में जानते हैं, और ये आपको कोई ना सिखाएगा बहुत सीधे सीधे शब्दों में, ठीक, क्योंकि इसमें लगती बहुत समय और ऊर्जा, बहुत मेहनत लगती है, ठीक। तो इसका मतलब है कि कोटेशन नंबर 3 भी गलत है साहब जी। तो 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 2 सही है। जब भी ऐसा आए तो 2 वाले को एक बार और देख लेना साहब जी, 2 वाले को और देख लेना। कहीं ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं है कि बोले सर 2 वाला जो है ऑप्शन में आपको कहीं पर आ रहा हो नन ऑफ दी अबोव, नन ऑफ दी अबोव, यहाँ पर तो ओनली 2 लिखा है, बट मान लो आ रहा हो, उसका मतलब ये होता है कई बार कि एग्जामिनर कह रहा साहब यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखी है, यहाँ आधी बात लिखी है, ये वाला कोटेशन भी गलत है, वो ये कह सकता है चाहे तो, इसके डबल मीनिंग है। अंतिम रूप से तो राष्ट्रपति महोदय करते, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। क्या वहां पर लिखी है वो वाली बात? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच तथा रिपोर्ट के उपरांत वो चीज नहीं लिखी है, तो वहां देख लेना कि हाँ ओनली 2 दिया, इसका मतलब सीधे वे में वो पूछ रहा है, और नहीं दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं लिखा है, तो इसका मतलब तीनों ही फिर गलत ही लगाना पड़ेगा आपको, फिर कोई विकल्प नहीं है, और गड़बड़ झाला नहीं हो जाना। और खासकर जिन विद्यार्थियों ने इनको भी, अगर इनमें से एक आध क्वेश्चन सेंटेंस को भी सही मान बैठे थे, तो उनका ऑप्शन तो पक्का मिल जाएगा, और वो ऑप्शन में मिला और उन्होंने गलत लगा के आगे बढ़े गया साहब जी। मामला क्लियर अपन को? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक और पैटर्न सीखो, लोक सेवा आयोग के बारे में मान लीजिए क्वेश्चन दिया, कहीं का भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, कहेंगे कि लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न प्रावधानों पर विचार करो। क्या लिखा है? विचार करो। तो अपन विचार ही करते रह जाएंगे। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, ठीक, ऐसे करके दिए जाएंगे। अब इसके पश्चात में आपको दिया जाएगा कि लोक सेवा आयोग एक सांवैधिक स्टैच्यूरी बॉडी है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग या आयोगों का गठन दो राज्यों को मिलाकर भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हो, और फिर यहां मालूम क्या देंगे वो, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ पढ़ लीजिए उसको, वहां पर बोल के बताने के लिए आपको कोई अलग से सहयोगी नहीं मिलेगा, है ना, पढ़ लीजिए, लिखा ही हुआ है। किसी वर्ड को लेकर बोले हाँ सर संविधान
सांविधिक लिखा है सर, क्या कैसा लिखा है? स्टैच्यूरी लिखा है इंग्लिश में। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो पहला वाला जो है कैसी बॉडी है? संघ लोक या राज्य लोक सेवा, कोई सी भी लोक सेवा लिखा है। कहीं यहीं पर कहेंगे अरे क्वेश्चन ही गलत है, बोले आपको बताना चाहिए संघ लोक सेवा की राज्य। अब लोक सेवा आयोग दोनों ही आ गए ना उन्हीं के बारे में। दोनों ही कैसी बॉडी है? दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पॉइंट नंबर 1, संवैधानिक। हिंदी मीडियम को थोड़ी सा ज्यादा दुख होते हैं इसमें, वो संवैधानिक और सांविधिक दोनों की स्पेलिंग हिज्जे विज्जे कर करके मुझे लगती है एक ही से है सभी, और दोनों अलग अलग हैं, है ना। इसका मतलब पहला वाला कोटेशन सही है कि गलत है? तो उसको यहीं पर मार्क बनाना। बोले ये गलत है, पहले ही मार्क बना लेना, पेंसिल तो लेके जाओगे ही, पहले ही मार्क बना लेना साहब। ठीक, रफ पेज, रफ वर्क के लिए आपको मिलता ही है, आखिरी का जो पेज होता है ना क्वेश्चन का, वहां पर ये बना लिया अपन ने। अब दूसरे वाले को समझो कि राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन 2 राज्यों को मिलाकर भी किया जा सकता है। क्या मतलब हो सकता है इसका? सीधी सीधी बात को जानबूझ के घुमा करके लिखा गया है ना। तो यहां पर बात हो रही है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। वो सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, वो जानबूझ के वर्ड्स आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, तो बताया ना टैक्टिक, इतना लंबा सेंटेंस है वो इतनी सी बात को जानबूझ करके, ताकि वो घुमा दिया जाए सभी। तो दूसरा वाला क्या है, सही है कि गलत है? संयुक्त राज्य प्रावधान है कि नहीं? बोले हाँ जी है, इसका मतलब ये वाला कोटेशन सही है साहब जी। ठीक, तो यहां पर दिया जाएगा आपसे, कहा है, बोले 1, बोले 2, बोले 1 एंड 2 कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन सेट किए जाएंगे। तो क्या लगाएंगे एबीसीडी में से? शाबाश। तो कोई कह रहा है सर ए वाला लगेगा, कोई कह रहा है बी वाला लगेगा, सी और डी वालों की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी। ठीक है, ध्यान दो, जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। चलिए ठीक है, आपका जवाब सही है, उससे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसको सुन लो, सीखो। इतना क्वेश्चन बना लेने के बावजूद जिनने सही भी बनाया है, ये बोल रही सर पहला कोटेशन गलत है, दूसरा वाला सही है। बात तो उनकी बिल्कुल सही है, उसके बावजूद भी वो गलत ऑप्शन लगा रहे हैं। वो गलत ऑप्शन क्या लगा रहे हैं मालूम? लगा रहे हैं सर 2, क्योंकि वो अभी भी क्वेश्चन को मालूम क्या पढ़ रहे हैं, सही है पढ़ रहे हैं, जबकि यहां पर लिखा सही नहीं है। ये जानबूझकर वहां पर पुट किया गया था, सही नहीं है बताना है। अपन क्या समझ रहे हैं, सही है बताना पूछ रहे शायद। सिर्फ इतने के कारण कई लोग जाते हैं, बोले अरे हम गलत पढ़ बैठे, हमको ये नहीं ये पढ़ना था, पर हम कुछ और समझ बैठे। अच्छे अच्छों की बात कर रहा हूं मैं, अलर्टनेस। ठीक, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात होती साहब। तो पहले ही से उन चीजों को मार्क करना पड़ेगा आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नियम ध्यान रखना, नहीं को सबसे पहले तो डबल अंडरलाइन कर लेना, मार्क करना, और नहीं को बोल करके पढ़ना वहां पर। यह बोल करके इसलिए पढ़ रहे क्योंकि आप वर्ल्ड को नहीं बता रहे हो, आप अपने ब्रेन को बता रहे हो कि इसमें हमको नहीं वाला बताना है वाला नहीं। तो है वाला अगर समझ बैठे तो ये लगाओगे, ये आंसर होगा इसका गलत। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ए आएगा, क्योंकि क्या पूछा, सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से घुमा करके पूछते हैं। जैसे आज कहा जाए कि जैसे आज अपन देखें, बोले आज कौन सा दिन है, बोले आज तो मंगलवार है। तो इस बात को सीधे सीधे नहीं कहेंगे, इस बात को कहेंगे कि बताओ इस वजह से ये वाली बात सही है कि नहीं, क्या ये बात सही है? बोले आज सोमवार नहीं है, बोले सोमवार नहीं है मतलब मंगलवार है, हो भी सकता हो नहीं भी, एक बात। क्लियर है? ऐसा करके पूछा जाएगा। इसी का उल्टा कर दे, मान लो कि आज मान लीजिए कि गुरुवार होता, ठीक है, और वहां क्वेश्चन जब आता या कोटेशन जाता तो वो कहते कि साहब आज गुरुवार नहीं है। तो पहली बार वो सुनने में लगता हाँ गुरुवार, यानी इसका मतलब है हाँ सही हो गई बात, लेकिन आखिरी में क्या लगा, नहीं।
कभी भी उसको मार्क करना सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो बहुत बुरे तरीके से जाएगा वो अपना। जैसे कुछ के साथ अब भी हुआ ना, कि बोले पूरा बना लिया, ये वाला गलत है ये वाला सही है, उसके बावजूद ऑप्शन लगाने में गचपचा गए, वो नहीं होना चाहिए। इसकी ब्यूटी एक और देखो, ठीक, या टैक्टिक और देखो, इसका पैंतरा देखिए आप इस चीज को। क्वेश्चन यहां से जानबूझ के उन्होंने इतना बड़ा लिखा है आपको, ये वही बात है, ताकि किसको थका दो, बोले पढ़ते पढ़ते बोले तुम ही थक जाओ, बोझिल लगने लग जाओ और बोरिंग लगे, और तुमने कहा अरे मन नहीं लग रहा, लापरवाह हो गए, गए साहब। नेक्स्ट, वो चाहता ना तो ये वाला कोटेशन ना यहाँ पर रख के दे सकता था कि आयोग से संबंधित निम्न प्रावधानों पर ये बताइए इनमें से कौन से सही नहीं है, वो वाली बात कहाँ लिख के दे सकता, नहीं यहाँ पर, और उसने नहीं दी। उसने क्या किया, प्रावधानों पर विचार करो, बोले हाँ जी कर रहे हैं। अलर्टनेस कितने समय रहती है, शुरुआत में रहती है, वो भी जानते, बोले पहला जो आक्रमण होगा बहुत ही खतरनाक होगा था अब इनका, बोले काम करो इनको आखिरी में डील करेंगे अपन, आखिरी में अपन हमला करेंगे, आखिरी में वर्ड रखा रखा हुआ है। वो चाहते तो इस चीज को वर्ड को उठा के कहाँ रख देते, यहाँ पर, उनकी भी 2 लाइन बच जाती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया है, ताकि तुम गलती करो तो सही, ये वो मामला है, अपन को गलतियों से ही तो बचना है। और राधा कृष्णन जी का कथन जो कि कहलाता है, बहुत ही बेस्ट कोटेशन एक उनका बताता हूं, कि मनुष्य को क्या क्या जान लेना चाहिए और दुनिया में क्या क्या गाना, वो छोड़िए, मनुष्य जितना जानता है ना कि सही क्या है, सिर्फ उतने ही को इम्प्लीमेंट कर ले तो देवत्व का दर्जा प्राप्त कर ले, भगवानों का दर्जा प्राप्त कर ले। अर्थात जितना वो जानता है केवल उतना ही बना ले, बस वो उतने कोई एग्जीक्यूट कर ले। जो वो नहीं जानता है दुनिया से और उसको कुछ लेना है, वो तो बहुत आगे की बात है। जितना जान रहे हो उस जानने को ही सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लो, जो इंसान जानते हैं। कोई आसमान से उतरने वाले ज्ञान की तो बातें नहीं हो रही। अब वो चाहे आप खुद से जानते हो या जो मैं बता रहा हूं उसको समझो, फायदे में रहोगे साथ ही। बात क्लियर है? तो ये कोटेशन, ये जो प्रश्न है, इसमें मैं आपको पैटर्न बताना चाह रहा था, मुद्दे की बात तो ये थी, ना कि ये कथन वथन अभी टिपिकल सेट किए थे, बहुत सीधे सीधे दिए थे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था पैटर्न, ये फैशन बताना चाह रहा था कि जानबूझकर इतना साइड में क्यों किया जाता है, ताकि गड़बड़ी हो जाए साथ में। अलर्टनेस को चेक कर रहे हैं अपन बच्चे की, नॉलेज मात्र को चेक नहीं कर रहे। नॉलेज के बिहाफ में तो बता दिया था कि बोले ये गलत है और ये सही है, लेकिन अंतिम रूप से बता पाए क्या? कई कुछ ने बता दिया और कुछ नहीं बता पाए। इस क्वेश्चन में साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम इनके साथ हो गई, किसी और क्वेश्चन में आपके साथ भी हो सकती है। तरीका क्या है? पहले से ध्यान रखना कि साहब कहां कहां पर ट्रैप करने के लिए वो जाल बिछा होता है। अगर आप पहले से उस बारे में जानते हैं तो कभी भी चकित नहीं होगे, भौचक्के नहीं रह जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है हाँ तुम ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करोगे, उसके बाद में उसके पश्चात में फिर क्वेश्चन में तुम ऐसा ऐसा भी करते हो साहब, और फिर वहां पर फंसाने के लिए ऐसा ऐसा भी करते हो। हमको पता है कुछ नया नहीं है जिससे हम डर जाएं, घबरा जाएं, हड़बड़ा जाएं, आश्चर्यचकित रह जाएं पहले से। तो ये फंडे, ये तौर तरीके तो खुद डेवलप कर लो, या फिर हम जितने बता रहे हैं अभी 50 तरीके बताएंगे, उनको बड़े अच्छे से सुनो, आत्मसात करते चलो, बना लोगे। दूसरा कंक्लूजन, केवल टॉपिक पढ़ना बस पर्याप्त नहीं है, उसको डील कैसे करना है वो मेथड भी जरूरी है, ये जो अभी बताई गई। चलो वापस चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन और बताने का सोच रहा था पर अभी नहीं उठा रहे, ठीक, क्योंकि अभी और टाइम चला जाएगा। ध्यान दीजिए, इन कोटेशन पे अभी ज्यादा विचार नहीं किया, बस तुरंत में ही तुरंत में बना कर दीजिए। इनमें भी चाहते तो अपन बहुत प्रकार से घुमावदार कोटेशन रख सकते थे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक, 2 राज्यों के राज्यपाल मिलकर नहीं कर सकते। बताओ कथन सही है कि गलत? ऐसा भी है, वो लिखने में टाइम लगता, बताओ सही है कि गलत? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग से गठन संबंधी कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया है, ये बात सही है कि गलत? किस अनुच्छेद में दिया है, किस आर्टिकल में दिया है? ऐसे करके क्वेश्चन, चलो आराम से बताइएगा, विचार करिएगा। अभी आते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी या लोक सेवा आयोग पर बात कर रहे थे हम, है ना? कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? एक सेकंड।
अपनी बात रिपीट करिए, मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। हाँ। बोलिए। ठीक है, ठीक है, पूछते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि रोजाना कथन कारण वाले ऐसे जो क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करा दें। 2, 4, 5, 10 जो क्वेश्चन हो सकते हैं, वो पूछ लिया करें क्लास में, है ना? चलिए, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, भरपूर क्वेश्चन बैंक आपके लिए बना रखा है। अभी वो इतने सारे आएंगे, टेस्ट सीरीज में, टेस्ट पेपर में, भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली बात, बहुत सारे। नेक्स्ट जो आपने कहा, ठीक, प्रयास करेंगे कि हर दिन की क्लास में कुछ प्रश्न और कुछ ऐसी टैक्टिक से नित नए निरंतर रूप से आपको परिचित कराया जाता रहे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है? यही चाह रहे थे। चलिए, नहीं, सब सपोर्ट ईश्वर वाले का है, हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं है, सब ईश्वर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एमपीपीएससी के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक से जो प्रावधान है उन पर थोड़ी सी हम चर्चा और कर लें। वेतन और संचित निधि वाली जो बात है, उस पर अपन ने बात कही। अब आप आ जाइए यहाँ से। अभी वर्तमान में आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, उनके बारे में जरूर आप थोड़ी सा प्रावधान देख लीजिएगा। कौन कौन है, थोड़ी सी प्रोफाइल पर जाकर के देख लीजिए। आयोग के बारे में ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको जरूर देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय के बारे में दिया होगा, उनका मैसेज दिया होगा, उसको पढ़ लीजिए, उनकी पिक देख लीजिए, है ना? किस तरह से उन्होंने मैसेज दिया है विद्यार्थियों को, क्या कहना चाहते, तो उससे क्या होगा, ये पर्सनल वे में रूबरू हो जाओगे आप। पढ़ तो रहे हो आप किताब में, फैक्ट एक्ट ये कॉन्सेप्ट ये, पर उसके अलावा उससे ज्यादा अगर आप चाहते हो, तो मेरा मानना है कि आपको वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसको देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य, बहुत सारे कार्य हैं सभी राज्य लोक सेवा आयोग के। प्रमुख तौर पर क्या, बोले साहब, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन, पॉइंट नंबर 1, ये तो होता ही था। साक्षात्कार का आयोजन डेफिनेटली होगा था जी। किन पद्धतियों पर, बोले मेरिट पद्धतियों पर, ठीक। तीसरा, जो भी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी नियम, मापदंड इत्यादि भी कौन सुनिश्चित करता है? आयोग ही सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा राज्यपाल महोदय के द्वारा जो भी कार्य दिए जाएंगे लोक सेवा आयोग को, वह कार्य भी किया जाएगा। समय समय पर अपनी रिपोर्ट देना। तो ये बहुत ही बेसिक से कार्य होते हैं, इनसे अपन परिचित हैं, नहीं भी हैं तो देख लेंगे साहब जी, ठीक। तो परीक्षाओं का संचालन, पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाना, कंप्लीट किया जाना था, पारदर्शिता इत्यादि वगैरह उसको बरतना। राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के माध्यम से जो भी कार्य दिए गए होंगे, उन चीजों को यथोचित समय पर पूरा करना, समय समय पर अपनी रिपोर्ट देना साहब जी, राज्यपाल महोदय को सबमिट करेंगे साहब जी, वो फाइनली इसको पटल पर रखवा देंगे विधानसभा के। इतनी सी तो बात होती है साहब। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी जो पॉइंट्स हैं, मेरा मानना यह है कि आपको संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक पूरे के पूरे लाइन से देख लेना चाहिए। जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं आपको, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक जो आर्टिकल दिए हैं, वो पूरे के पूरे देख लीजिए, जितने भी आर्टिकल्स हैं। ऐसा मेरा सजेशन है साहब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये कार्य और उनसे संबंधित बातें, बहुत ही खास जो भूमिका है, जैसे मेरिट पद्धति वाली बात कही और परीक्षाओं का आयोजन वाली बात कही, बहुत सारे कार्य हैं। डिटेल पर नहीं आ रहे क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव अभी लिखना तो है नहीं साहब जी। परीक्षाओं के बारे में तो कुछ पॉइंट ध्यान रख लेना। पहली बार, प्रथम बार लोक सेवा आयोग के द्वारा कब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड परीक्षा का आयोजन करवाया गया था? सबसे पहली पहली बार। पक्का? और कोई व्यक्ति कुछ बताना चाहे?
हम्म, और कोई? 1952। चल, और कोई व्यक्ति? अच्छा, वैसे 1956 में बना है तो पहले ही बनने के पहले परीक्षा का आयोजन करवा दिया होगा। पॉसिबल है, या कुछ सुधार की जरूरत है? मतलब मान लो तुक्का ही मारना है, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि थोड़ी सा एक लॉजिकल वे में अपन उसको तुक्के को मारें, और कोई भी बात नहीं है साहब जी। चलिए, कोई इश्यू नहीं है। 1958, 1958.1, ये जो परीक्षा थी ये डिस्क्रिप्टिव वाली थी, ध्यान रखना। कैसी वाली थी? निबंधात्मक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं था ये। ठीक है, कैसा वाला था? डिस्क्रिप्टिव वाला था, जैसा आज मुख्य परीक्षा होती है। अब और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। आयोग के द्वारा पहली बार ऑब्जेक्टिव मॉडल पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन, एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो कि किस पर बेस्ड होगी? ऑब्जेक्टिव वाली होगी, डिस्क्रिप्टिव वाली नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, वो तो पहले से होती है। ऑब्जेक्टिव वाली कब आयोजित की गई? 1989। क्या है? 1989। वह पद्धति जो आज चल रही है वो ये वाली है साहब। क्लियर है बात? बन जाएगा अपन को ये सब चीजें, शायद आ जाए इधर उधर से घुमा फिरा के। और वैसे भी जब उसमें मेंशन है तो जितना आप उस बारे में जान सकते हो, जान लेना चाहिए था। क्लियर है? चलिए, कुछ अनुच्छेद मैंने आपसे कहे हैं। मैंने तो यही कहा कि साहब जी पूरे के पूरे आप पढ़ लो आर्टिकल, कौन सा क्या आर्टिकल बता रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या दिया है। फिर भी मोटे तौर पर जो आपसे कहा मैंने कि आर्टिकल नंबर 315 वाली बात आपसे मैंने कही। 315 आपसे क्या बोलता है साहब जी? आर्टिकल 315 के बारे में यदि बात करें तो ये दो और थोड़ी से देख लेना। 309, 312, ये थोड़ी सा और देख लेना साहब, थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसमें संरक्षण दिया गया है, पहली बात तो लंबी चौड़ी लीगल लैंग्वेज के रूप में दिया, शॉर्ट में आपको बता दूं। ये बोलता है कि जिनके भी द्वारा, जिस भी लेवल की अथॉरिटी के द्वारा कैंडिडेट को अपॉइंट किया गया है साहब जी, ठीक है, उस कैंडिडेट को यदि हटाने संबंधी कोई कार्य करना है या कोई रिकमेंडेशन इत्यादि है, तो वह उससे नीचे के स्तर की बॉडी नहीं कर सकती, उसकी ऊपर के स्तर की बॉडी ही कर सकती है, या वो खुद कर सकती है। इसका मतलब ये है, ठीक, कि मान लीजिए यूपीएससी के द्वारा किसी को अपॉइंट किया गया था, बोले ये आईएएस हैं, ये आईपीएस हैं इत्यादि हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति अखिल भारतीय सेवाओं में है साहब, ऑल इंडिया सर्विस, जिसकी नियुक्ति, इसका मतलब है कि केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी करता है साहब जी, भारत सरकार करती है, और वो सेवाएं अपनी राज्यों में देते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो क्या उनकी पदोन्नति या उनको हटाने की प्रक्रिया कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, सीधी बात तो उसमें ये है। वो रिकमेंड कर सकती है किसको? क्यों? क्योंकि वो उसके स्तर की बॉडी नहीं है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पॉइंट नंबर वन। अपर बॉडी है, हायर बॉडी सब, या तो यूपीएससी ही हटाएगा या उससे ऊपर के स्तर का, उससे नीचे स्तर के नहीं कर सकते। राज्य सरकार नहीं कर सकती, राज्यपाल महोदय नहीं कर सकते, सीएम महोदय नहीं कर सकते, रिलेवेंट विभाग का मंत्री नहीं कर सकता था। उससे ऊपर स्तर की ही बॉडी कर सकती है, या वह बॉडी खुद, या उसके स्तर की बॉडी खुद कर सकती है। इस बात को समझिए। ये प्रावधान कहाँ दिया है? 309 में दिया। इसको लेकर बहुत विवाद होता रहा है। कई लोग कहते हैं नहीं अच्छा प्रावधान है, संरक्षण देता है। कई लोग कहते हैं सर ये बहुत बड़ा प्रावधान है,
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता भारत में, खासकर इस स्तर के जो अधिकारी वगैरह हैं उनके संदर्भ में था। ठीक, भोपाल वाला मामला था, टीनू अरविंद जोशी वाला मामला था, इतना बड़ा मामला पकड़ा गया करप्शन इत्यादि वगैरह को लेकर, उनको सस्पेंड करने में या पूर्णतः टर्मिनेट करने में आप देखेंगे वर्षों लग गए थे, जबकि पूरे एविडेंस होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार नहीं कर सकती, कौन करेगा? जिनके द्वारा अपॉइंट किए गए या उससे बड़ी बॉडी करेगी। मामला क्लियर है? नेक्स्ट 312 क्या बोलता है आपसे? 312 आर्टिकल, जल्दी जल्दी करें, इसको थोड़ी सा देख लेना। तो यहां पर किस विषय में? सर्विसेज के बारे में बात हो रही है। ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात हो रही है साहब। बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 315 315 इसको देख लीजिए, क्या बोलता है? गठन, किसके गठन के बारे में बात हो रही है? राज्य लोक सेवा आयोग, उनके गठन संबंधी बात हो रही है। गठन करना है तो इसका मतलब है साहब पदों सदस्य वगैरह, तो 316 में 316 में जो भी उसके मेंबर होने वाले हैं उनकी नियुक्ति तथा कार्यकाल दिया है। कार्यकाल कितना बोले? 662 वाली बात है, तो 6 का डिजिट ऐसे पकड़ लेना, याद रख लेना। ठीक, और यदि महत्वपूर्ण आर्टिकल पर हम बात करें तो 320 320 में क्या दिया है? उसमें यह दिया कि बोले 24 में से 20 घंटे कार्य करना पड़ेगा आपको। ऐसी सर्विसेज कहलाती हैं साहब। ये क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। कितने घंटे? बोले 24 में से 20 घंटे। आप देखें कई आईएएस ऑफिसर, कई आईपीएस ऑफिसर, कई डीएसपी, कई डीपी इतने प्रतिबद्ध होते हैं अपने कार्यों को लेकर साहब कि बोले ऑफिस में पहले साहब पहुंच जाते, बाद में पियून आता है। कार्य को लेकर के जुनून। सिविल सेवा का मतलब यही है साहब जी। ठीक, तो राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा के लिए तो नियुक्त कर रहे हैं। तो पहले ही बात है कि साहब जी इतनी मेहनत कर सकते हो? बोले 24 में से 20 घंटे। बोले जब इतना तुम निकाल पा रहे हो और पढ़ पा रहे हो और इतना समझ पा रहे हो, इतना किताबों के साथ में जूझ पा रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पर फाइलों के साथ में जूझ पाओगे और फटाफट काम निपटा पाओगे। नहीं तो बोले नहीं सर अब तो प्रीलिम्स का पेपर ही 2 घंटे 3 घंटे बनाने में थक जाते। बोले काम करो तुम बाद में आना, अभी किसी और को हम अपॉइंट कर ले, तुम बाद में आना आराम से फुर्सत से, धीमे धीमे काम करने वाले व्यक्ति। ठीक, जिसमें गति अभी नहीं है, तो बोले साहब अभी नहीं। तो या फिर इतना बड़ा सिलेबस दिया है, उसकी तैयारी और पूरी शिद्दत और पूरी एनर्जी की, बोले लगातार कार्य कर सकते हो क्या? उनके साथ जूझ सकते हो, फाइलों के साथ में, पहले बुकों के साथ में जूझो। इनके लिए चाहिए डिसिप्लिन, अनुशासन, मैनेजमेंट चाहिए साथ, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व तौर तरीका बिल्कुल आइडल होना चाहिए सर, लोगों के लिए मार्गदर्शक वाला होना चाहिए। बोले सर नॉलेज के स्तर पर, कर्मठता के स्तर पर, प्रतिबद्धता के स्तर पर, न्यायप्रियता के स्तर पर, ईमानदारी के स्तर पर, कर्मठता के स्तर पर, बोले सर मामले में बेस्ट हैं। बोले फिर इनको लिया जाएगा पोस्टों के लिए साहब जी। ठीक है, कभी भी नॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, आपको इस बात को ध्यान रखें, कभी भी नहीं दिया जाता। ठीक, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, आईएएस जैसे में, पीसीएस जैसे में, कि साहब आप मान लीजिए कि मेंबर है, आप नियुक्त कर सकते बंदे को। एक बंदा है जिसको नॉलेज तो बहुत है, ठीक, लेकिन वो बेईमान है, थोड़ी थोड़ी सा कभी कभी बेईमानी करता है, झूठ बोलता है। दूसरा बंदा जिसको नॉलेज कम है लेकिन वो ईमानदार है, आप किसको सेलेक्ट करेंगे और क्यों? किसको करेंगे और क्यों, ये क्वेश्चन होता है। तो उसमें सेलेक्ट कभी दूसरे वाले को किया जाता है और उसके लॉजिक ही दिए जाते हैं। पहला बंदा, ठीक, बोले ज्ञान बहुत है लेकिन बेईमान है, इसका मतलब संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा बंदा ज्ञान नहीं है, संस्कार अच्छे हैं, ठीक, वो एक लंबी प्रक्रिया संस्कारों को डेवलप करना, बहुत पहले से चालू होता था। नॉलेज नहीं है तो बोले साहब हम सब पढ़ा सिखा देंगे, नॉलेज दिलवा देंगे, एक से एक टीचर हैं, कोचिंगें हैं, ठीक, अच्छे अच्छे मार्गदर्शक हैं, सलाहकार हैं, एकेडमी है, ट्रेनिंग है, पद्धतियां हैं, धक्के खिलाएंगे, अपने आप ज्ञान आ जाएगा। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता जिंदगी में। अच्छे अच्छों को अकल आ जाती है, तुम किस खेत की मूली हो, तो तुम्हें भी ज्ञान आ जाएगा। इसका मतलब है कि बोले ज्ञान को परिमार्जित हम जब चाहे जब कर सकते हैं, जिसमें कम भी हम उसको लेंगे, लेकिन उसके साथ में हमें क्या चाहिए? प्रतिबद्धता, ईमानदारी, नैतिकता, नैतिक मूल्य इत्यादि वगैरह। इन बातों को कभी फोकस किया जाता है कंपैरेटिवली इसके। इसलिए मैंने कहा आपसे कि नॉलेज प्रायोरिटी मात्र नहीं होती,
कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के दौरान में बच्चों को लगता नहीं नहीं ज्ञान होना चाहिए, ये भी फैक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत सारे पहलू। मैंने तो एक एग्जाम्पल बता दिया, छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया, बड़ा सीधा था। बहुत सारे पहलू होने चाहिए कि साहब आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हो, आप कैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पढ़ के समझ पाते हो तुरंत के तुरंत फटाफट। कथन कारण दिए हुए हैं, हाँ ना नहीं, सही है गलत है इत्यादि दिया है, पढ़ के तुरंत डील कर पाते हो, उसके मर्म को, उसके भाव को, उसकी गहराइयों को तुरंत में समझ पाते हो कि नहीं। प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ में काम करते हो कि नहीं, कि हर बार केवल ज्ञान के लिए जाओगे। हर चीज लिखी नहीं जा सकती साहब जी। आपको मैच्योरिटी चाहिए, आपको परिपक्वता चाहिए, आपको एक अच्छा तौर तरीका चाहिए समस्याओं को डील करने का, फेस करने का, मेंटेन करने का, टिके रहने का। किताबों से नहीं आएगा, वो अडिगता से आएगा, अच्छे मार्गदर्शन से आएगा। अब वो मार्गदर्शन आपको आपके पिताजी से मिला हो, माता जी से मिला हो, दादाजी से मिला हो, भैया जी से मिला हो, दीदी से मिला हो, बुआ से मिला हो, फूफा से मिला हो, तो साहब उनसे सीखा हमने साहब, किस प्रकार से वो चीजों को डील करते थे, किस तरह से मेहनत करते थे साहब। पापा जी से सीखा, मम्मी जी से सीखा साहब जी, दादाजी से सीखा, दादी से सीखा साहब कि बिल्कुल अपने ऑफिस को लेकर, कार्य को लेकर के बिल्कुल टाइम टू टाइम वहां पर मिलेंगे। कई बार बच्चों के इच्छाओं में कमी कर दी, परंतु साहब अपने ऑफिस को उन्होंने छोड़ा नहीं साहब। इतने बजे जाना और इतने बजे आना है साहब। ऐसी कर्मठता कई बार देखने के लिए मिली, ऐसी कर्मठता कि बोले साहब बिल्कुल कार्य को लेकर ऐसे कि सुबह से शाम अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, काम ही कर रहे हैं। सिटिंग बहुत पावरफुल है, सिटिंग जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ। बोले साहब बैठे हैं, बिल्कुल काम ही कर रहे हैं साहब जी, फाइल आयल इत्यादि वगैरह। और अब यहाँ बोले 2 घंटे होगा पढ़ते हुए, सर ब्रेक चाहिए, तो बोले फिर तो हो गया साहब कार्यक्रम। जो बनने वाले हो वो पहले से जीना सीखो साहब, आराम से बन जाओगे। बन के करना क्या है आपको वहां पर, आपको जो करना वहां अडिग रहना है, डटे रहना है, कर्मठता के साथ काम करना है। तो पढ़ाई के दौरान पहले वही नियम फॉलो कर लो, सारे नियम वो बना लो, सब आसान है। और नहीं तो साहब फिर औपचारिकताएं बस हैं और कुछ भी नहीं है ना। रही बात नॉलेज, याददाश्त इत्यादि, वो सब अपन डेवलप कर लेंगे फटाफट, वो एक सरल काम है। उससे आगे का काम क्या है जो आपसे कहा, कॉमन सेंस, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ता, अडिगता। अडेग है साहब जी, बड़ी से बड़ी कठिनाई परिस्थिति, कठिन से कठिन सब्जेक्ट आ जाए, बोले हम पढ़ लेंगे, बना लेंगे सर। ठीक, बोले नहीं है ज्ञान, बोले ढूंढ लेंगे कौन है उस मामले का। हर चीज के मामले में अपने को गुरु बनने की थोड़ी जरूरत है। बोले सर ये सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, पकड़ लो उनको, सिंपल सी बात है। और कई लोग बोले नहीं हम खुद ही बनाएंगे। हर काम आपको करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो यही सीखने की जरूरत है। आप हर काम कर सकते हैं पर हर काम आपको नहीं करना है। बल्कि दुनिया का उल्टा नियम तो ये कहलाता है कि साहब जो भी काम आप दूसरों से करवा सकते कभी खुद ना करो। जो भी काम, तो उससे आप अपना समय ऊर्जा बचाओगे और आप ऐसे करके 100 लोगों से, 1000 लोगों से, लाख लोगों से काम करवाओगे और वो काम और भी बड़े स्तर पे होगा। जो काम दूसरों से करवा सकते हो खुद ना करो। लो साहब जी, तो बोले साहब किसको बनता है ये, बोले इनको है, इस विषय का नॉलेज है, इस चीज का नॉलेज है, बोले उनको पकड़ो। बोले क्या लोगे, फीस लो, चलते चलो साहब जी। जरूरी थोड़ी अपन खुद ही उसमें घुसे, 20 घंटे अध्ययन करें तब ज्ञान लें। छान के वो आपको 1 घंटे में दे रहे हैं सब कुछ, सीधे रिसीव करो और आगे बढ़ते चलो। बोले स्मार्ट वर्क सीखो। स्मार्ट वर्क नहीं आता, हर जगह अपन लेके बिल्कुल मजदूर वर्क करने को तैयार हैं, तो फिर कहाँ से चीजें होंगी साहब जी। सेलेक्ट होने वाले कोई नया काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम को एक अलग ढंग से करते हैं जो काफी एफिशिएंट होता है साहब। ये सीखो, ये सीखने की जरूरत है अपन को कहीं ना कहीं, है ना। आप इसमें से छानोगे, ढूंढोगे, सैकड़ों पेपर लगाओगे, मैंने लगाए हैं, वर्षों का अनुभव है, आप भी प्राप्त कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसमें, क्या है। पर क्या आप इतने प्रयोग कर सकना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो? बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी लाइफ के 20 साल उसको दे दिए, बिल्कुल आप मत देना। आप तो 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में सेलेक्ट होना, सीधे अपनी पोस्ट उठाना और निकल लेना अपने रास्ते पे, बिल्कुल भी नहीं। और या फिर क्लियर कर लो, टीचर बनना है कि अधिकारी बनना है। जो अधिकारी बनना है तो वो करो जो हम बता रहे हैं, और यदि ज्ञानी बन के टीचर बनना है तो फिर करते रहो, अपने अपने तौर तरीकों से काम करते रहो साहब। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं साहब। तो आप भी ढूंढ लो कि नहीं ये काम का, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी क्वेश्चन आता रहा है, इस पर इस टाइप से आया, सब कर लोगे आप, कोई बहुत बढ़िया, पर आपका समय ऊर्जा चली जाएगी। उसकी बजाय उस काम को खुद बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं है साहब जी, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। कौन उस फील्ड का माहिर है उसको पकड़ो, उससे वो काम लेना सीखो।
और हर कोई अपने अपने हितों के अनुरूप कार्य कर रहा है। क्या है आपका हित? बोले एडमिशन, ले लो खत्म। बोले आपका हित क्या है? बोले साहब राष्ट्र सेवा, ले लो अभी। आपका हित क्या है? प्लीज अभी। ठीक, एक बहुत ही फेमस सिद्धांत कहलाता है, धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। ठीक, वो वाला नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ी सा मॉडिफाइड करके बताएंगे। धीरू भाई अंबानी सर, कोई भी मित्र या शत्रु स्थायी नहीं होता है, सभी के अपने अपने हित होते हैं। जब तक आप उनके हितों की पूर्ति करते रहते हैं वह आपके मित्र होते हैं। जिस दिन उनमें कमी आने चली हो जाती है तो साहब जो मित्र थे कुछ और हो जाते हैं। सिंपल सी बात है साहब। चलिए, तो ये चीज भी है। और हर काम खुद नहीं करना चाहिए, इसी को समझो, यही तो मैनेजमेंट है। आप हर काम कर सकते हो, आप अपने लिए खुद का जूता बना सकते हो, खुद के कपड़े बना सकते हो, खुद के लिए चश्मा बना सकते हो, खुद के लिए पेन बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, किसी न किसी इंसान ने किया है। और अगर अपन सब काम खुद ही करने बैठ गए तो फिर तो हो गया, फिर बाकी आगे विकासात्मक गतिविधि कौन करेगा? इसलिए कहा जाता है साहब, जो काम दूसरों से ले सकते हो लो और आगे बढ़ो। जहां से जो अच्छा ले सकते हो, मिल सकता है, वो चीज लो और आगे बढ़ो। इस सोच को समझने की, सीखने की, बदलाव लाने की बहुत जरूरत है बहुत सारे लोगों में। जिनके पास में नहीं है उनकी मजबूरी है, उन्हें संघर्ष ज्यादा ही करना पड़ेगा। और उनके पास में क्यों नहीं है? तो वही वंचनाएं इत्यादि वगैरह। क्या करोगे साहब जी? तो होता है कई बार। इसलिए जो तरीका बता रहे हैं उस चीज को समझो, बात को। 309 हो गया, 312 हो गया, 315 हो गया, 316 हो गया, 320 करके हो गया, अपन ने इसको देख लिया। और भी देखें अपन तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है इतना। इतना पर्याप्त है आपका, बन जाएगा अपन को ये। बाकी अनुच्छेद आप पढ़ सकते हो, परंतु ये नहीं भूलना है अपन को। ठीक, तो 309 में शॉर्ट में बोले साहब, जिनने नियुक्त किया उसी स्तर की, उससे ऊंची बॉडी ही हटा सकती है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज दी है। ठीक, पूछ लेंगे कितनी है भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज, कई अभी भी कंफ्यूजन में घूम रहे होंगे। 315 में बोले साहब जी, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान गठन कर लिए, तो 316 आएगा। तो बोले सर जी, जो भी नियुक्तियां वगैरह होंगी उनके कार्यकाल 16/6/62 वाली बात कही, 6/65 वाली बात कही, तो 16/6 डेट पकड़ा, 20 नंबर। ठीक, तो बोले साहब कितने? बोले 24 में से 20 घंटे काम करना आना चाहिए। और या फिर बोले साहब 0 घंटे काम करके भी अपन को काम आगे बढ़ाना आना चाहिए। बोले उसका 0 भी ले सकते हो, चाहो तो 20 भी ले सकते हो। कई लोग दोनों तरीकों से आगे होते हैं, कई लोग किसी तरीके से भी आगे होते हैं, है ना? तो एक से एक चीज अपन को मिलेंगी। तो ये अपन ने कुछ प्रावधान पढ़े किसके बारे में? लोक सेवा आयोग के बारे में अपन ने प्रावधान पढ़े। एक नजर मार लो और फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए फटाफट। कुछ पॉइंट्स और भी लिख लीजिए जरा, कुछ फैक्ट्स और देख लीजिए, शायद उस पर क्वेश्चन आ ना जाए साहब। सबसे पहली बात कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है, वह कैसा है? ठीक, सबसे ऊपर कौन आएंगे साहब जी? अध्यक्ष महोदय आएंगे। अध्यक्ष महोदय के पश्चात में कौन आएंगे? तो सदस्य आने वाले हैं। सदस्य के पश्चात में कौन होंगे? तो प्रशासनिक अधिकारी यानी सचिव होने वाले हैं, सचिव महोदय। और उनके नीचे कौन होने वाले हैं फिर? उप सचिव। पहली बात तो इतना स्ट्रक्चर दिमाग में अपने होने चाहिए, और फिर सीधे पूरी जितने भी अधिकारी वगैरह हैं वो सब होने वाले। क्लियर बात है? नेक्स्ट जाते हैं। उप सचिव के स्तर के कई होते, बोले परीक्षा नियंत्रक भी हैं, तो बोले वो भी सब लाइन से यहाँ पर ऐसे अधिकारी लिस्ट बनती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। कितने सदस्य संख्या स्वीकृत है? अध्यक्ष सहित मिलाकर कितने? बोले 5 है। ठीक है, क्या है? 5 है। अध्यक्ष महोदय का नाम तो अपन को पता है। ठीक, बहुत अच्छे से विद्यार्थियों ने रट्टा मार लिया इस चीज को। इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है वह ये होने वाला है कि अगर उन्होंने घुमा दिया ना, बोले कि बताओ इनमें से कौन कौन सदस्य हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके दे दिया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलो देख लें, तो बताएं चंद्रशेखर रैकवार सदस्य हैं कि नहीं है? पॉइंट नंबर 1।
देवेंद्र सिंह मरकाम सदस्य है कि नहीं है? के शर्मा कृष्ण कांत शर्मा सर है कि नहीं? रमन सिंह सिकरवार सदस्य है कि नहीं? और अध्यक्ष महोदय तो अपन को पता ही है, राजेश लाल मेहरा जी, है ना? तो बताएं जो सदस्य दिए इनमें से कौन कौन से सदस्य हैं? टू और थ्री तो हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या कि बताइए दिए गए मेंबर्स में से कौन कौन सदस्य हैं? बोले सर इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आपसे ना, तो आपका तरीका थोड़ी थोड़ी सा ग्रेस्प हो गया, आपने दिए तो पक्का चार होंगे, तो कमार दिए चारों का। ये बात है बिल्कुल सही है, चारों ही सदस्य हैं, नोट डाउन कर लो। फैक्ट वाइज आपसे पूछे तो बना लेना। ये भी एक अच्छी टेक्निक है, यदि सामने वाले बंदे को अपन जानते हैं और उसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है ना? ये भी एक अच्छी टेक्निक है, तो पता नहीं होता ना। पहला नाम है चंद्रशेखर रैकवार जी का, दूसरा नाम है देवेंद्र सिंह मरकाम जी का, तीसरा नाम है कृष्णकांत शर्मा जी, के शर्मा जी, चौथे हैं रमन सिंह सिकरवार जी। मामला क्लियर है? जो भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए एक बहुत ही खास योग्यता होती है अन्य योग्यताओं के साथ में, कि कम से कम 10 वर्ष का शासकीय सेवा का अनुभव, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कम से कम। क्लियर है? तो ये कुछ सेक्शंस अपन ने देखे, उनको तैयार किया अपन ने, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़े अपन, तो फटाफट बता दूं एमपीपीएससी के बारे में। गठन की तिथि क्या कहलाती है? 1 नवंबर 1956। इसका मतलब है कि उसके गठन संबंधी जो अधिसूचना होगी कुछ समय पहले जारी हुई होगी, 2 4 5 6 दिन पहले करना, 27 28 अक्टूबर के आसपास की डेट ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बताएं कि जब एमपीपीएससी बना, हम देखें उसके द्वारा पहली बार परीक्षा कब ली गई, एग्जाम? 1958 वाली बात अपन ने कही। संविधान के किस भाग में दिया है इनसे संबंधित प्रावधान? भाग 14 में दिया है। किस अनुच्छेद में दिया है? 315 से 323। ये बताएं 315 में क्या दिया है? 316 में क्या दिया है? 320 में क्या दिया है? 323 में क्या दिया है? 323 में क्या दिया हुआ है? 323 में सबसे आखिरी में कभी भी ध्यान रखना रिपोर्ट आती है, हमने भले ही नहीं बताया आपको, पर थोड़ी सा ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं किसी के पास से काफी शोर आ रहा है, कृपया वो माइक ऑफ कर लीजिए अपना, काफी डिस्टर्ब हो रहा है इससे, काफी शोर आ रहा है वहां से, वो वाला माइक प्लीज बंद कर लीजिए, है ना? क्या है, मैं यहाँ से अलाउ करके रखता हूँ सभी के माइक को, एक बटन बस दबाऊंगा ना सबके माइक बंद हो जाएंगे, फिर मैं अपने मन की बात करता रह जाऊंगा, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न, जैसे ही क्वेश्चन पूछे ना उसका आंसर दो, उसके बाद वो बंद कर लिया करो, ताकि आपको वो एक फील बना रहे, ऑफलाइन वाला जो है ना वो आपको चाहिए तो वो बना रहे। और इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाला कभी भी रिपोर्ट के लिए होता है,
कभी भी किस चीज के लिए होता है? रिपोर्ट के लिए होता था, प्रतिवेदन इसको कहा जाता है। 323 क्या है? सबसे आखिरी में क्या देंगे? बोले सर रिपोर्ट देनी है। इसको राज्यपाल महोदय को देंगे, वो उठा करके विधानसभा पटल इत्यादि वगैरह में रखवाने वाले हैं। मामला क्लियर है अपन को? तो ये कुछ चीजें अपन ने देखी, बन जाएंगी अपन को ये। चलिए बताएं कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था उसकी किस धारा के तहत एमपी में या एमपी का गठन किया गया था? लोक सेवा आयोग का था। तो क्या था वो? 118(3). 1925-6 में कौन सी वाली कमीशन बना था, कमेटी बनी थी? एकवर्ष कमेटी तो नहीं बनी थी, वो भी बनी थी बट वो रेल बजट को जनरल बजट से अलग करने वाली बात उस चीज के लिए बनी हुई थी। ठीक है, वो भी गठित तो हुई थी। नेक्स्ट जाते हैं। इसमें सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है राज्य लोक सेवा आयोग में? 5 इयर्स का होता है। धन्य है ना, फिसल पड़े तो हर गंगे वाली सिचुएशन ना ही बनानी है अपन को, है ना। अच्छे से पढ़ो, 662 वाली बात है, इतनी सी तो चीज है साहब जी। सेंटर पर उठाकर वहां 665 कर देंगे आप यूपीएससी के लिए, इतनी सी बात है साहब जी। ठीक, ये बताएं क्या इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं किसी भी राज्य में? उसी स्टेट में नहीं होते, अन्य स्टेट में होते हैं साहब जी। ठीक है, और केंद्र में यानी संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में अपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं किसी राज्य का कोई सदस्य? हाँ हो सकते हैं साहब जी, यहाँ से वहां शिफ्ट हो सकते हैं वाली बात है, अपना एक कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात में अपन ने देखा हुआ था। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बने थे? डीबी रेगे थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बोले वो भी राइस हैं। ठीक, सदस्यों के बारे में बात करें तो सदस्य नंबर 2 कौन है? पहले तो अध्यक्ष महोदय हो गए, क्या नाम है सदस्य नंबर 2? तो पहले रैकवार सर हैं। देखो, एक है ऐसे ध्यान रखना, पूरा नाम तो अपन ने पढ़ लिया। पहले होगा क्या? रैकवार सर। ठीक है, दूसरे हो गए मरकाम सर, तीसरे हो गए शर्मा सर, चौथे हो गए सिकरवार सर। बात क्लियर है अपन को? जरूरी नहीं है कि आप पूरे ही लंबा चौड़ा नाम लेके चलो, तो अपने ही भूल जाओगे कि अपना क्या कहता था। सबके भी याद रखने हैं, वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे, अपन उसको डील करेंगे और निकल जाएंगे आगे। बात समझ में आ रही है कैसे क्या बनाना है? जरूरी नहीं कि हर जगह आप एक एक पॉइंट को ध्यान दें। कितने पद संख्या स्वीकृत है मध्य प्रदेश में अध्यक्ष सहित? कितने हैं? 5 पदों की संख्या स्वीकृत की गई है। चलिए, कथन कारण में पूछे आपसे क्वेश्चन, चलिए तो बता दीजिए इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक, इसको बोलते हैं मिरर इमेज, जीएस वाले क्वेश्चन की। ये सब बनना चाहिए अपन को। पहला कोटेशन, जैसे आपसे कहा जाए कि बोले साहब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधी जो शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। सही है कि नहीं है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। चलो और सीधा बोल दे रहे हैं। ठीक, कोटेशन नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग
के सदस्यों की नियुक्ति में योग्यता संबंधी प्रावधान भाग 14 में दिए हैं। संविधान के भाग 14 में दिए हैं। बताइए, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, है ना? जल्दी से बता दो इनमें से। बताएं, क्या लगाना है? ABCD, बिल्कुल बिना किसी प्रकार की ज्ञानात्मक कार्रवाई किए बिना, भाषण दिए बिना। ठीक है, चलो तो अब आप लोग बनाओ और बताओ मुझे ये चीज एक एक करके। सबने अपना अपना पुट कर दिया आंसर, लिख दो वहीं कागज पे, बदल नहीं जाना। बोले नहीं सर वो हमने सी बोला था, सी का मतलब डी था, वो आप गलत समझे, ऐसा कुछ मत करना। बोले हम वही तो कह रहे थे जो सही आंसर था। तो ये भी एक खतरनाक अप्रोच होती है। बिल्कुल मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, उसकी व्याख्या मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका आंसर ABCD में से क्या लगाना है। 100 की एक बात, क्या लगाना है उस पर टिके रहो बस। ABCD अपना आंसर लिख दो अपने कागज पर जल्दी से, बिल्कुल। और अब भी मैं कहूंगा कि कागज दिखाओ कैमरे पर, ऐसे कहूंगा, अच्छे बड़े में लिखना। ठीक है, लिख दो अपना अपना साहब, जल्दी करो, क्लास लंबी हो रही है साहब। चलो तो अब इसको एग्जामिन करते हैं। अब चेंज नहीं होगा, जो लिख दिया सो लिख दिया, अपन अड़ेगे साहब। ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। पहला कोटेशन देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ये वाली बात सही है, हाँ या ना? सही है कि गलत है? तो ये वाली बात सही नहीं है, गलत है। ये वाली बात सही नहीं है। राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है। मामला क्लियर है? नेक्स्ट कोटेशन, ये वाला सही है कि नहीं है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में दिया है कि नहीं? कि 15 में दिया कि 13 में दिया है? क्या दिया है कि नहीं दिया है? उनकी योग्यता संबंधी प्रावधान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये वाली बात सही है, तो दिए हैं, है ना? तो इसका मतलब है ये वाला भी गलत है, क्योंकि कोई योग्यता संबंधी प्रावधान नहीं है। क्या कहा? किसी भी प्रकार की योग्यता संबंधी प्रावधान नहीं दिए हैं संविधान में। सिर्फ एक ही बात होती है, अनुभव। योग्यता वाली बात नहीं कही गई। मामला क्लियर है? इसका मतलब है ये वाला कोटेशन भी क्या है? गलत है। अब बताओ ABCD में से क्या लगाना है? पक्का? तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, मिरर इमेज में पूछा था आपसे। यही वजह है कि कई लोगों ने जानने के बावजूद, समझने के बावजूद भी गलत लगाया, कई लोगों ने गलत समझा और उसके बावजूद तुक्का लग गया। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई। तो वो कोई काम के काउंटेबल नंबर नहीं होते। यदि कहीं पर धोखे से नंबर मिल गए तो कहीं सही से नंबर कट भी जाएंगे। उनने पूछा था सही नहीं है, तो बोले ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, यानी 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। तो वो लगाओगे आप सी ऑप्शन। मामला क्लियर है? देख रहे हो किस टाइप से उसको जानबूझकर फ्लिप करके पूछ रहे हैं।
ये कहलाता है क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज का लेवल। ये नहीं कि बोले हम एक ऐप में कर रहे हैं, एक ऐप डाउनलोड करके, कोई मतलब नहीं, समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर गुणवत्ता परख नहीं खा रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो फिर वो हानिकारक है। मुद्दे की बात तो ये है, सिर्फ उसको ग्रहण करना पर्याप्त नहीं है, गुणवत्ता परख। और कितनी गुणवत्ता चाहिए? जो आपके एग्जाम का लेवल है, उस लेवल पर आपको आना चाहिए। उस लेवल के सामने से तीर चल रहे हों, तब तो कोई बात है साहब जी। वहां जाकर अपना बारूद खोइए, अनावश्यक जगह खोने से क्या मतलब वाली बात है। तो वह स्तर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, हर दिन करंट के कुछ झटके क्लास में आपको देता रहूंगा, और टेस्ट सीरीज में तो मिलने ही मिलने, वो तो कोई बात नहीं। क्लियर है? और नोट्स में भी मिल ही चुके हैं। और क्लास में कई लोगों को जो होता है कि बोले सर क्लास में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और कैसा क्या पढ़ाते हैं, हमने एक जगह ऑनलाइन ली थी, पसंद नहीं है, 2 जगह ली थी, 4 जगह हमारी सहेली ने ली थी। यहाँ आपको एक बेस्ट अप्रोच मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ, और आपकी आँखों में आँखें डाल के कह सकता हूँ। प्लस जो और भी विद्यार्थी यहाँ के, आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएँगे कि ना केवल पढ़ते हैं, बोले सर हम तो बहुत एन्जॉय करते हैं क्लास, पढ़ते बस नहीं हैं, क्या भी करते हैं? बोले बहुत एन्जॉय करते हैं, पढ़ाई बड़ी मज़ेदार सी लगने लगती है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एक आदमी को थोड़ी-सी फीस दे के कितना उससे करवाओगे? थोड़ी-सा रहम करो, है ना? चलिए, तो अभी भी पर्याप्त समय है, सब कर लेंगे, और अभी तो मास्टर स्ट्रोक चालू होगा साहब। अभी जब रिवीजन कराएँगे ना, फिर देखेंगे सेटिंग आपकी, और करवाएँगे आपसे सेटिंग, और पूरा का पूरा इतना कुछ जो आपने साल 2 साल में पढ़ा है ना, वो अपन 15 दिन में, 20 दिन में पूरा पढ़ लेंगे। जितना आपने साल 2 साल में भी पढ़ा होगा या शायद नहीं भी पढ़ा हो, वो पूरा का पूरा रिवीजन में हम करवा देंगे आपको। बस उसमें डटे रहना, बने रहना, उसमें पैर नहीं डगमगाने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्लियर है? मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, कल की क्लास में। जय हिंद।